मोदी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कर दिया कि हमारे गरीब देश को दुनिया के मंच पर पहुंचा दिया और हमको विश्व गुरु बना दिया। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति लगातार झुक रहा है, देश को झुका रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप 100 बार से ज़्यादा कह चुके हैं कि हमने संधि कराई, सीज़फायर कराई भारत पाकिस्तान के बीच। अगर हम विश्व गुरु होते तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता इस वॉर को रुकवाने में। पाकिस्तान ने जिस तरह से सेंटर स्टेज लिया है इसमें, वो एक हमें उससे सीख लेनी चाहिए। अगर ये अपने कार्ड्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह चलाते तो हम एक सेंटर स्टेज पर होते और हमारा इसमें फिर देश का रुतबा, जो कह रहे विश्व गुरु, उस तरफ शायद हम अग्रसर हो सकते थे। हमारे लोग मारे गए और हमें डांट रहा है अमेरिका, धमका रहा है, डपट रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम वहाँ पर हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। यहाँ पर हम प्रधानमंत्री मिले और उससे पहले प्रधानमंत्री से कोई स्टेटमेंट नहीं। 13 मिनट के दौरान 6 बार उन्होंने एक्सीलेंसी कहा। क्या एक्सीलेंसी कहा जाना चाहिए था? तो ये शो करता है ना कि हम लोग बिल्कुल सबमिसिव हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री दूर दराज के इलाकों में होके आ जाते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं जा पाते, मणिपुर। क्यों नहीं जाते वो मणिपुर? आपकी जो एंग्स्ट आपके क्वेश्चन में है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। प्रधानमंत्री तो भूल ही चुके हैं मणिपुर को। हाँ, पूरा देश मणिपुर को भूल चुका है। क्या भारत में घुसपैठियों की समस्या है? घुसपैठियों की प्रॉब्लम तो है, पर नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे ज़्यादा सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। यहाँ इतिहास उन्होंने रचा है और जो इतिहास रचने का उन्हें बहुत शौक भी है कि उन्हें हर तरह से नेहरू से आगे निकलना है। वो नेहरू से आगे तो निकल गए, लेकिन उनके तमाम वो स्लोगन्स आज याद किए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश के इतिहास के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। लेकिन साफ तौर पर वो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने, उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने लगातार झुकते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे देश को भी झुका रहे हैं। एक खास कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है 30-40% लोगों की जो समझती है कि उन्होंने भारत को, या खुद ही विश्व गुरु बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं या उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया है। हमारे सामने इस वक्त हमारे मौजूदा इतिहास की सबसे बड़ी जंग चल रही है जिसको रोकने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, मैं ईरान पर थोपी गई जंग की बात कर रही हूँ। हमारा पड़ोसी देश अपने जौहर दिखा रहा है अपनी डिप्लोमेसी के, लेकिन साथ साथ भारत इस पूरे वर्ल्ड स्टेज से, ग्लोबल स्टेज से गायब नज़र आ रहा है। तमाम मुद्दे हैं हमारे सामने। मुद्दा है कश्मीर का भी, मुद्दा है मणिपुर का भी, यानी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर वो व्यक्ति जो ये कहता रहा कि वो सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेगा, खुद वो कहते रहे कि वो 56 इंच का उनका सीना है, क्या कुछ वो कर रहे हैं। और आपकी आंखों पर जब पर्दा डाला जा रहा है तो पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। संजीव सूद जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने वक्त दिया स्टूडियो में आए, और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग हैं संजीव जी जो इस वक्त बोलने को भी तैयार हैं। मैं तो कई रिटायर्ड लोगों से, और वो लोग जो इस सरकार को पसंद भी नहीं करते, उसकी नीतियों की आलोचना भी करते हैं और उसके बावजूद भी ओपनली बोलने को तैयार नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो टू हैव अ वॉइस कि आप बोल पाते हैं। संजीव सूद जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं BSF के, और करीब करीब 4 दशक जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को देख चुके हैं, यानी हमारे सरहदों की रक्षा कर चुके हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स जो सिक्योरिटी है उसके भी जिम्मेदार रहे हैं। और ख़ासकर मैं इनसे सवाल भारत की विदेश नीति पर और भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पे तो पूछूंगी, लेकिन एक और सवाल बहुत अहम याद आया, और वो है घुसपैठियों को लेकर। आप वो व्यक्ति रहे जिसने घुसपैठियों से भारत की रक्षा की। मैं ये भी पूछूंगी कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, ये घुसपैठियों की पॉलिटिक्स पे किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले शुरुआत करती हूँ ईरान के साथ। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई भी है, नहीं भी हुई है स्विट्ज़रलैंड में इस जंग को रोकने की, शांति को रोकने की। आप किस तरह से देखते हैं ईरान की जंग को? देखिए, ईरान की जंग पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत गलत इम्पोजिशन हुआ है। ऐसी जंग होनी नहीं चाहिए थी। अगर इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो ईरान अगर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियर वेपन रखता है तो इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए।
हालांकि ईरान ने मना किया है, और जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है, उनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर बम हो सके। तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो कि चाहता है कि पूरे मिडल ईस्ट में उसकी एक हेगमनी बनी रहे। उन्होंने पहले इराक को ख़त्म कराया, सीरिया को ख़त्म कराया, लेबनान को उन्होंने बुरी तरह से बॉम्बिंग करके बर्बाद किया, गाज़ा पे ऑक्यूपाई किया। ईरान एक देश है जो उनके सामने एक इंडिपेंडेंट वॉइस की तरह खड़ा हुआ है, और उसको वो एक थ्रेट मानते हैं। उनके विचार में अगर ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है तो उनकी पूरे मिडल ईस्ट में उनका राज रहेगा। और इसमें यूएस उनकी मदद कर रहा है, बिकॉज़ यूएस के क्या कंपल्शंस हैं। यूएस में एक ज्यूज़ की जो लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसा सभी प्रेसिडेंट ओबामा ने भी कहा, और उन्होंने भी कहा कि उनको कई बार इजरायलियों ने कहा कि ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, पर उन्होंने मना किया। अब ये ट्रम्प साहब जो आ गए, इनकी क्या मजबूरियां थीं जो इन्होंने उनकी मदद करी, परंतु ईरान ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा स्ट्रेटजिकली और पेशेंस के साथ में, वो उनका वही एक देश है जी हाँ। जो लेकिन कर ऐसा सकता लगता है आप जिस ज्यूश लॉबी की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में स्ट्रांग है, लगता है भारत में भी बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि हम और इजराइल के हमारे संबंध। जी, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वॉर में अगर आप देखें तो जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी गए इजराइल में, उसके अगले दिन से लड़ाई शुरू होगी। इजराइल ने बॉम्बिंग शुरू कर दी ईरान की। तो अब ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्नल्स हैं, इसका नहीं मालूम, परंतु उस विजिट की टाइमिंग को लेकर कई जगह पर सवाल पूछे गए। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें पता था और या फिर हमें नहीं पता था, और दोनों ही मामले में ये बहुत खतरनाक बात है। जब हम इजराइल को अपना दोस्त माना, पिछले वर्ष जब ईरान गए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था ईरान के साथ हमारी बहुत पुरानी सभ्यता की दोस्ती है। तो जब एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ आप अपने इजराइल को कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, या कंडेम नहीं करें, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए, वो एक बहुत गलत सिग्नल देता है। और इसलिए इस पूरे युद्ध में जो हमारा एक, कहते हैं, आपने शुरुआत में कहा कि विश्वगुरु वाली बात, ये बात बिल्कुल नकारा हो जाती है। अगर हम विश्वगुरु होते तो हमारा इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता इस वॉर को रुकवाने में। यही मैं आपसे सवाल भी ये पूछना चाह रही थी, पर दूसरे अंदाज से पूछती हूँ कि जी। यूक्रेन में हमने 3 दिनों के लिए वॉर रुकवा दी थी, क्योंकि हमारे जो भारतीय छात्र थे उनको आना था वापस उस रशिया युद्ध उसके दौरान, रशिया में जो पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ वॉर कोई और रुकवा रहा है। ये तस्वीरें जो दर्शक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, स्विट्ज़रलैंड से ये तस्वीरें आई हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे देखिए एक भारत और पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता है, मेरी बीवी भारतीय हैं, और देखिए मेरे ये अजीज़ दोस्त शहबाज शरीफ के लिए कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो साफ तौर पर खुलकर तारीफ कर रहा है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है तो ये वॉर हम क्यों नहीं रुकवा सकते थे अगर हमने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी? अब यूक्रेन की वॉर रुकवाने का भी एक कहा गया है। अब रशिया और यूक्रेन ऐसे देश तो नहीं हैं कि वो हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ निकालने के लिए वॉर रुकवा दें। तो कभी नहीं रुकवाई थी वॉर? मेरे ख्याल में तो वॉर कभी रुकी नहीं। ये एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक नारा दे दिया गया कि वॉर रुकवा दी गई। और अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सेंटर स्टेज लिया है इसमें, वो एक, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। और अगर हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को, फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह चलाते, तो पाकिस्तान की जगह वो देश हम होते जो कि इस चीज़ को नेगोशिएट करवा सकते थे, इस वॉर को रुकवाने। इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, और यूएस से तो ट्रम्प साहब के साथ तो पर्सनल दोस्ती है मोदी साहब की। तो अगर ये अपने कार्ड्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरह चलाते, तो हम एक सेंटर स्टेज पर होते, और हमारा इसमें फिर देश का रुतबा, जो कह रहे विश्वगुरु, उस तरफ शायद हम अग्रसर
हो सकते थे अगर हम लेकिन इस जो चीज़ को। मोदी जी के नज़दीक लोग हैं और वैसे पब्लिकली भी इस बात को कह चुके हैं स्टेटमेंट्स के, देखिए हमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और पाकिस्तान जो भी कुछ कर रहा है वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत या अपनी कोई सोच नहीं है, बल्कि एक तरह का वो डिलीवरी बॉय है, और हम चूँकि इतने बड़े देश हैं इसलिए हमने वो डिलीवरी बॉय बनने से इनकार कर दिया और इसलिए हम इस पूरे सीन से बाहर हो गए। क्या इस आर्ग्यूमेंट को आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ आप कहते हैं यूक्रेन रशिया की वॉर हमने रुकवा दी, तो उस समय आप अपना एक क्रेडिट लेना चाहते हैं, और यहाँ पर आप कहते हैं अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ये एक वॉर ना सिर्फ संसार के लिए इसको रोकना जरूरी था, भारत की इकॉनमी के लिए भी इसको रोकना जरूरी था। भारत लगभग अपना 15% सिर्फ प्रोडक्शन करता है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, बाकी 85%, और उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। उसकी वजह से इस वॉर की वजह से रोक पड़ गई, और भी कई चीज़ें इसकी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट रुक गए, हमारी इकॉनमी स्लो डाउन हो गई, हमारे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे मिडिल ईस्ट को उन पर रुकावट आ गई। तो अगर हम इसमें इनिशिएटिव लेते लड़ाई को रुकवाने में, तो ना सिर्फ देश विदेश में हमारा नाम होता, हमारी इकॉनमी पर भी एक बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इसका। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ जी। इसमें ये नहीं था कि कोई नोशनल कि एक जी। साइकोलॉजिकल चीज़ है कि चलिए हम आगे बढ़ गए या हम देखे जा रहे हैं दुनिया में। हालांकि हमारे तो विदेश मंत्रालय में तमाम तरह के सचिव, हमारे विदेश सचिव यहाँ तक के कह चुके हैं, कोई कहता है हम 5000 साल पुरानी सभ्यताएं, कोई कहता है हम 7000 साल पुरानी सभ्यताएं। यानी पूरे तरीके से जो एक आरएसएस का वर्ल्ड व्यू है विदेश नीति को देखने का, कि देश को पिछले यानी 1947 से नहीं देखा जाएगा एक नए आज़ाद देश, बल्कि और पिछले हज़ारों साल से देखा जाएगा, उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन हो रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं हम लोग कि इस पूरे ग्लोबल स्टेज पे हम हैं ही नहीं, प्लेयर बनने की बात तो दूसरी है। हम, मेरे विचार में ग्लोबल स्टेज पे जो हम पिछले कुछ 10-15 साल पहले तक थे, हम नहीं हैं अभी उस स्टेज पर। हमारा बहुत कमतर हुई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो लेवल है बहुत कम हुआ है। अगर हम कहें कि इंडिविजुअल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी चला दें, कि मैं दोस्त हूँ किसी देश के राष्ट्र नेता का, तो मेरी फॉरेन पॉलिसी अच्छी। फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेगोशिएशंस होती हैं, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। अब आप फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड व्यू तो देख ही रहे, आप नज़दीक देखिए अपने। पाकिस्तान से तो खैर हमारे हमेशा ख़राब रहे हैं रिश्ते, चाइना से भी कभी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे, परंतु पिछले 10 सालों में आप देखिए गलवान हुआ, वो अरुणाचल में जगह जगह पर हमारे नामों को चेंज करते जा रहे हैं, और कई जगह पर अतिक्रमण करते जाते हैं। बांग्लादेश में देखिए 2 साल जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार रही, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं, और अभी भी जो मैंने सुना है कि बांग्लादेश ने चाइना को काफ़ी कंसेशंस दिए हैं, उनके लिए एक पोर्ट बनाने के लिए दिया है, उनसे कुछ वो भी खरीद रहे हैं, हवाई जहाज़ वगैरह भी खरीद रहे हैं। मालदीव में एक दफ़ा उन्होंने वो कर दिया था, हमारे खिलाफ़ हो गए, अब थोड़े थोड़े बहुत नॉर्मलाइज हो रहे हैं। श्रीलंका से थोड़े नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो पूरे दुनिया में तो ठीक है, वहाँ पर तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम अपने नेबरहुड को ही नहीं ठीक कर पाए। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को, जब से ये सरकार आई, इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी करा। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कहाँ इसकी हुई है? साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होना चाहिए था, हमारा बहुत कम है उसमें, और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग हमारी नहीं है। जो कनेक्टिविटी है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो हम बनाते हैं, उनका जो टाइम लैग हो जाता है,
वी आर नॉट एबल टू। अभी एआई को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है कि हम पूरा वी हैव मिस्ड द बस। वी हैव मिस्ड द बस। तो वो उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगी, लेकिन आप लुक ईस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ लुक वेस्ट भी नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था भी नहीं हो रहा कि बात हो रही थी कि भाई चलिए लुक ईस्ट चलिए, और उसके बाद एक्ट ईस्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बताई गई कि हम इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लुक वेस्ट में वापस आ जाती हूँ अमेरिका पर, क्योंकि पूरा एक मैं कहूँगी कि विदेश नीति के इर्द गिर्द जो न्यूज़ साइकिल घूमता है, उसमें हमने देखा वो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर, बहुत अफसोस हुआ। और मैं सूजी ये बात एक पत्रकार से ज़्यादा एक भारतीय के तौर पर बड़ा मन एक कचोट जाता है कि हमारे लोग मारे गए और हमें डांट रहा है अमेरिका, हमें धमका रहा है, डपट रहा है, डांट रहा है और कह रहा है कि तुमने ये नेवल ब्लॉकेड तोड़ा था, इसलिए तुमको ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि हमने हमला करके तुम्हारे 3 लोगों को मार दिया। और उसमें फिर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये तो खतरों वाला ही प्रोफेशन है, इसमें मारे गए तो तुम क्या मारे गए। मैं आपसे इससे भी ज़्यादा मैं इससे बात ही करना चाहती हूँ कि जब 100 से ज़्यादा जो नेवी के जो लोग थे, ईरानी लोग, जब उनको हमारे ही बैकयार्ड में, हिंद महासागर में, जिसके हम अपने आप को रखवाला कहते थे, जब वो उन्हें मारा गया, अगर हम तब बोले होते तो शायद यहाँ तक नंबर नहीं आता। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम वहाँ पर हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और यहाँ पर हम प्रधानमंत्री मिले और उससे पहले प्रधानमंत्री से कोई स्टेटमेंट नहीं। 1-2-3 दिन के बाद एक विदेश मंत्री से एक स्टेटमेंट दी गई कि हमने बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन उनके साथ में डाला है। और आपने वो वीडियोज़ और चित्र देखे हैं जिसमें हमारा एक व्यक्ति, एक सी फेरर, उसकी बॉडी पड़ी हुई और उसको ठंडे पानी से रखा जा रहा है, पानी की बॉटल्स डाल के रखा जा रहा है। तो हम कहाँ हैं? हम अपने व्यक्तियों को नहीं रोक सकते। अब आप देखिए, जो हमारे कतर में 7-8 लोग पकड़े गए थे 1-2 साल पहले, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग इज़राइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, इसलिए कतर ने उनको पकड़ा था। तो हम अगर छुप छुप के कोई चीज़ कर रहे हैं वो तो चलता है, पर हम ओपनली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम ओपनली ईरान को सपोर्ट, उनके जो नेता थे, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, उनकी मौत हुई, खामनेई साहब की, उनके बारे में हमने कोई अफसोस नहीं प्रकट किया 5-6 दिन के बाद। तो टैरिफ, जहाँ पे यूएस के साथ में टैरिफ की जहाँ तक बात है, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया, 50% और लगा दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट, उनके सुप्रीम कोर्ट में खुश हो रहे थे कि चलिए 50% से अब 18% हो गया। हम खुश हो रहे थे, वेराज उससे पहले वो सिर्फ 3% लगाते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब सामने बैठकर, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए एडवाइजर्स कौन हैं हमारे प्रधानमंत्री के, जो एक्सेलेंसी 6 बार 13 मिनट के दौरान 6 बार उन्होंने एक्सेलेंसी कहा। क्या एक्सेलेंसी कहा जाना चाहिए था? एक्सेलेंसी जब एक दफ़ा, पहली दफ़ा मिलते हैं तो कह दिया। हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड से मिलते थे, हम लोग उनको एक बार एक्सेलेंसी बोल के उसके बाद कर्नल सो एंड सो, ब्रिगेडियर सो एंड सो बोलते थे। इसी तरह इंटरनेशनल अफेयर्स में भी एक्सेलेंसी मिले, पहली बार मिले तो हो गया। उसके बाद तो प्रेसिडेंट ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मित्रा और व्हाटएवर, मित्रों भी कह सकते थे। नो, नॉट मित्रों, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्रेंच, मैक्रों, सॉरी, मैक्रों। सो और वो तो कहते थे कि मैं तो बराक कहता हूँ। तो जब ओबामा को बराक कहते थे तो फिर इनको एक्सेलेंसी क्यों कह रहे हैं? कहने की आवश्यकता और नहीं। दूसरे, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो आधी बार भी एक्सेलेंसी नहीं कहा। अगर एक्सेलेंसी डोनाल्ड ट्रंप हैं तो नरेंद्र मोदी भी तो एक्सेलेंसी होने चाहिए थे। बिल्कुल। तो ये शो करता है ना कि हम लोग बिल्कुल सबमिसिव हो गए हैं। हमारे यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, मेरा ये सोचना है, प्रेजेंट गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता बहुत
एम्फसाइज कर पा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, नेशनल इंटरेस्ट। अब वो इस बात को थोड़ा खुल के बताइए। आप ये कह रहे हैं कि जो विदेश नीति है भारत की, जिसको बार बार भारत ये कहता है कि हम तो राष्ट्रीय हित में अपनी विदेश नीति को अपनाएंगे और फैलाएंगे, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हम ईरान युद्ध में इसलिए भी शामिल नहीं हो रहे हैं बातचीत में क्योंकि हमारा अपना राष्ट्रीय हित हम देख रहे हैं। तो क्या है राष्ट्रीय हित आखिर जिसकी रक्षा हो रही है? हमारा राष्ट्रीय हित कहाँ रक्षा हो रही है ईरान को रोकने? मैंने आपको बताया कि ईरान लड़ाई अगर चलती जा रही है तो हमारी इकॉनमी पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम अभी पिछले कुछ दिनों में 7-8 रुपए बढ़ गए। और अगर ईरान को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए तो विदेश नीति में और कहाँ, जैसे चीन के बरक्स मुझे बताइए, रूस के बरक्स मुझे बताइए, या दक्षिण एशिया में जो बाकी देश जिनको आप ये कह रहे हैं जिनसे हमारी सरहदें मिलती हैं, उनके बरक्स क्या अपनी हम जो राष्ट्रीय हित है उसे देख पा रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, परंतु अमेरिका के कहने से हमने उनसे तेल लेना रोक दिया, और तो कैसे उनसे रिलेशंस बनेंगे? चाइना के साथ में आप देखिए कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारा उनके साथ में, परंतु हम उनके साथ कोई ट्रेड डील नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कोई टैरिफ्स लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल इतना ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ में। अरुणाचल के ऊपर उन्होंने नाम चेंज किए, हमने मेरे ख्याल में एक कोई वो लगा, हमारे लोगों को स्टेपल्ड वीज़ा देते हैं वो चाइना वाले। बिल्कुल, हमारे पासपोर्ट पे नहीं देते। हमारे पासपोर्ट पे नहीं देते, सॉरी, स्पेशली जो अरुणाचल वाला जी, अरुणाचल वाले, हाँ। परंतु हम ऐसा नहीं करते। हमें भी क्विड प्रो को होना चाहिए ना। हम तो फिल्में बन जाती हैं, उसमें गलवान नाम नहीं रख सकते। गलवान नाम नहीं होता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी एक कोहेसिव तरीके से चल रही है। बांग्लादेश में नई सरकार आई, हमें इनके साथ अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो पहली बार किया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पहली बार। अच्छी बात है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्या है? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे। त्रिवेदी जी की बात करें आप? हाँ, बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अच्छा, इंटरफेरेंस करें। लेकिन यहाँ भारत हमें बता रहे हैं, भारत में, कि हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बांग्लादेश को, नए बांग्लादेश को, इसलिए हमने किसी ब्यूरोक्रेट को भेजने के बजाय एक नेता को भेजा है। ब्यूरोक्रेट ऐसे, जब मेरे ख्याल में, मैं बहुत फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल में जब किसी देश के साथ रिलेशंस हमें ज़्यादा इम्प्रूव करने, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो एक कैरियर डिप्लोमेट को भेजना चाहिए, क्योंकि कैरियर डिप्लोमेट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करेगा वहाँ पर। मतलब IFS को ही भेजना चाहिए था मेरे ख्याल में। कैरियर डिप्लोमेट अगर भेजते वहाँ पर, तो उनको पूरे न्यूएंसेस पता हैं, बॉर्डर के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है या और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रेड के साथ में। एक पॉलिटिकल अपॉइंटी, मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल तरीके से उसको देखा जाएगा। उस देश में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी जाकर, जिसके बरखिलाफ वहाँ पर, मुझे वो स्टेटमेंट ध्यान नहीं आ रही, त्रिवेदी साहब ने कुछ जिसके बरखिलाफ वहाँ पर आवाज़ें उठनी शुरू होगी। इस कड़ी में मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ, फिर और मुद्दों पर मैं आगे बढ़ूंगी, कि ये बताइए मुझे कि म्यूनिसिपैलिटी का अगर चुनाव होता है, उसमें भी बात ये कही जाती है कि भाई मोदी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया, चलिए ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर कर दिया कि हमारे गरीब देश को दुनिया के मंच पर पहुंचा दिया और हमको विश्व गुरु बना दिया। ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति लगातार झुक रहा है, देश को झुका रहा है, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है? अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप 100 बार से ज़्यादा कह चुके हैं कि हमने संधि कराई, सीज़ फायर कराई भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बावजूद भी ये एक सेक्शन सोसाइटी का कैसे कन्विंस्ड रहता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचा दिया और नाम ऊंचा कर दिया। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बन के नाम ऊंचा कर दिया। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं हुआ है। जो नैरेटिव है हिंदुस्तान में, ये इसी वजह से है क्योंकि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस बात को बार बार प्रोपेगेट कर रहा है, और जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, बीजेपी और उनकी
22 प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहाँ पर सिर्फ यही नैरेटिव चल रहा है कि मोदी साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जो सरकारी एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं उसमें बड़े बड़े इश्तिहार लग रहे हैं, मोदी साहब ने ये कर दिया, मोदी साहब ने वो कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, विश्वगुरु बना दिया। पर ये बिकॉज इनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देंगे, डिफेंस के लिए पैसा नहीं देंगे, परंतु इन सब कामों में ये पैसा खर्च करते जाएंगे। अब मैं घुसपैठियों के मुद्दे पर आ जाती जी हूँ। जी। अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण चुनाव हुए, दोनों में इत्तेफाक से या इत्तेफाक नहीं था, रणनीति से दोनों में बीजेपी को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल और साथ साथ हम देख रहे हैं असम, दोनों ही बॉर्डरिंग बांग्लादेश के ये स्टेट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा दोनों ही राज्यों में ये था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। और तस्वीरें हमारे सामने ऐसी भी आने लगी, वो कितना वेरीफाइड है मैं नहीं जानती, जिसमें लोग सैकड़ों की तादाद में अब वापस जा रहे हैं बांग्लादेश। तो पहली बात मुझे बताइए, क्या भारत में घुसपैठियों की समस्या है? अगर है तो कितनी गंभीर है? और अगर ये गंभीर है तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति की, ये घुसपैठिए आते थे कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे, इस सबको बर्दाश्त किया और भारत के नागरिकों की कीमत पर ये सब हुआ? आप ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने 4 दशकों तक भारत के सरहदों की रक्षा की है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक जर्मन फिलोसफर हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में या आसपास के टाइम में, उन्होंने एक कहा था, देयर समथिंग कॉल्ड लेबनस्रां, थ्योरी ऑफ एम्प्टी स्पेसेस जो कहते हैं। तो जहाँ पर जगह खाली होगी वहाँ पर लोग बढ़ते जाएंगे। तो बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान में उसके कंपैरिजन में हाफ है, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन से बेहतर है। इंटीरियर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द बॉर्डर एरिया, हिंदुस्तान में। तो ये लॉजिकल है, और लॉजिकल है। हमारे लोग भी, अभी मैं फ्रांस गया था तो वहाँ पर लूवरे म्यूज़ियम के बगल में मुझे कई सिख लोग दिखे। उनसे मैंने बात करी, तुम कैसे आए हो? पासपोर्ट पे आए? कहता नहीं, डंकी से आए हैं, डंकी रोड से। तो एक ये सिद्धांत है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर लोग जाएंगे। तो घुसपैठियों की प्रॉब्लम तो है, पर हैविंग वर्कड ऑन द बॉर्डर्स एंड हैविंग स्पेंड 6-7 वर्ष मैंने बंगाल बॉर्डर पे, त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में मैंने बिताए हैं, मैं नहीं सोचता कि ये किसी ने तुष्टीकरण की वजह से घुसपैठियों को आने दिया है। घुसपैठिए आते थे, पकड़े जाते थे, हम उनको वापस भेजते थे, कई लोग वापस जाते हुए भी दिखते थे। अब आप देखें, हमारे पास कोई डाटा तो है नहीं। 2016 में मिस्टर किरण रिजिजू ने ये 2016 या 15 में एक रिप्लाई दिया था पार्लियामेंट क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 करोड़ के करीब घुसपैठिए हैं। कौन सी नेशनैलिटी के हैं, क्या ब्रेकअप है, क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद अगले ही साल मिस्टर खड़गे ने एक सवाल पूछा था, उसमें उन्होंने इस फिगर का कहीं मेंशन नहीं किया। ये पार्लियामेंट क्वेश्चंस हैं, मैं रेफरेंस निकाल के आपको दे सकता हूँ। अभी बिहार में SIR हुआ, उसमें जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 34 लोग शायद बाहर ही निकले हैं। उसमें से भी ज़्यादातर 4 या 5 उसमें मुस्लिम हैं, ज़्यादातर नेपाली हिंदू हैं, जो शादी होकर औरतें आ गई। जी जी। आई डोंट डिनाई कि प्रॉब्लम है घुसपैठियों की, परंतु मैं इस चीज़ का वोटरी नहीं हूँ कि मैं किसी को ब्लेम करूँ, कांग्रेस को या कम्युनिस्ट को या NCP, सॉरी व्हाट इज़ दैट पार्टी, TMC को, कि इन्होंने आने दिया है। आप देखिए ना सीमा पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जी। और ये लोग वोट भी देते हैं, हो सकता है देते हो, क्योंकि जो सीमा पर जवान खड़ा है, जो गेट्स मैन कर रहा है जहाँ से ये लोग आते जाते, उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि इनका आधार वेरीफाई कर सके। अच्छा। या कोई आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, नंबर 1। नंबर 2, 4096 किलोमीटर के उसमें
सिर्फ 3,300 कुछ किलोमीटर की फेंस सैंक्शनड है। बाकी का जो 800 किलोमीटर हुआ ना, वो रिवराइन एरिया है जहाँ पर फेंस लग ही नहीं सकती। अच्छा। इंक्लूडिंग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा रिवराइन एरिया 500 किलोमीटर के करीब। रिवराइन यानी? रिवराइन मतलब पानी के नजदीक बहता है, रास्ता है। 153 किलोमीटर तो बे ऑफ बंगाल में ही है, तो वहाँ पर फेंस लग नहीं सकती है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके लोग आते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लोग भूल जाते हैं। अभी बंगाल में चुनाव हुए, कहते हैं 2,93,000 ट्रूप्स बंगाल इलेक्शन के लिए डिप्लॉयड थे। बिल्कुल। जिसमें अगर मैं नहीं मानूं तो कुछ नहीं मानूं तो 80,000 हमारे भी होंगे बीएसएफ के। मैं एक आईजी से बात कर रहा था ईस्टर्न सेक्टर के, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 30% ट्रूप्स के साथ में बॉर्डर मैन कर रहा हूँ। तो अगर आप 70% ट्रूप्स, या चलिए वो एग्जैजरेट कर रहा हो, मान लीजिए 40% ट्रूप्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो बॉर्डर गार्डिंग तो डाइल्यूट होगी ना। और जो जवान ऑलरेडी इतना ओवर स्ट्रेस्ड है, 12, 13, 14 घंटे की नौकरी ड्यूटी करता है, वो फिर एक्सटेंडेड एरिया में, एक्सटेंडेड आवर्स में वो कैसे ड्यूटी परफॉर्म और बाकायदा एक आंतरिक चुनाव में टैंक्स देखे जा रहे हैं, टैंकर्स देखे जा रहे हैं जी। और इतनी बड़ी तादाद में लगता है कि एक हैबत, एक हैरानी की स्थिति बन जाती है कि हो क्या रहा है देश में। तो आपको लगता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है? मतलब कि मैं ये सोचता हूँ कि पार्लियामेंट के इलेक्शन या असेंबली के इलेक्शंस तक तो ठीक है, परंतु आप उनको त्रिपुरा ट्राइबल काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, उनके लिए भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये तो गलत इस्तेमाल है। और पश्चिम बंगाल में जो इतनी बड़ी तादाद देखी गई आर्म फोर्सेस की, उस पर तमाम अपोजिशन ने हंगामा किया था। क्या सही था ये हंगामा? बिल्कुल सही था। इतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं। आपने तो उस पूरे प्रदेश को एक पुलिस प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया। इतनी ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़ कि आप लोग लोकल पुलिस को क्यों नहीं एम्पावर करते इन तरह? अगर मान लीजिए वेस्ट बंगाल की पुलिस पार्शियल करती या यूपी की पुलिस पार्शियलिटी करती है, तो व्हाई डोंट यू गेट सम पुलिस फ्रॉम तमिलनाडु? आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं और हर किसी का अपना काम है। पुलिस का अपना काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना काम है, पैरामिलिट्री का अपना काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी का अपना काम है। आपको लग रहा है ये सब कुछ एक तरह से गडमट हो रहा है? वी आर प्लेइंग विद आवर नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपने 70% निकाल लिए, घुसपैठ तो होगी। और क्या ये सच है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो घुसपैठिए भाग रहे हैं? अब कह रहे हैं हमारे दिन खत्म हो गए यहाँ, चलिए भाग जाते हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने इनफॉर्मली पता किया लोगों से, थोड़ा शायद आवागमन बढ़ा है, मतलब जाना लोगों का बढ़ा है, बट इतना ज़्यादा बढ़ा है ये नहीं। अब आप देखिए ना, पिछले साल जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक जो बांग्लादेश में एक लेडी को भेज दिया था, उसको वापस लेना पड़ा। भारतीय थी, प्रेग्नेंट औरत थी। मुझे अभी किसी ने एक वीडियो भेजा था जिसमें सीमा के ऊपर बीजीबी और बीएसएफ के बीच में बहस हो रही है। हमारे लोग उनको भेज रहे हैं। हमारी बांग्लादेश के साथ में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है क्या? कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो यानी वो नहीं, लेकिन बांग्लादेश तो कहता है कि हम वापस ले लेंगे अगर आप आइडेंटिफाई करके देंगे, आप अगर एस्टेब्लिश कर देंगे कि ये बांग्लादेशी हैं, तो वो वापस ले लेंगे। परंतु अब क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है घुसपैठियों के बारे में, तो बीजीबी भी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड भी बहुत अलर्ट है। वो भी हर जगह घूम रही है। तो अगर आप किसी को भेजना की कोशिश करते हैं तो उनको रोक लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पहली बार भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को
कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, उनको पॉलिटिसाइज कर रही है, यानी उनके कम्युनलाइज करने से लेकर उनके राजनीतिकरण करने तक, क्या आप ये देख रहे हैं होते हुए? मैं इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से देता हूँ। मैं सर्विस में था 2015 तक, 2008, 9, 10 तक हमारे मैसेज में इट वाज अ प्रिंसिपल दैट पॉलिटिक्स एंड विमेन विल नॉट बी डिस्कस्ड। बट 2010, 11, 12 के बाद मैंने देखा एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया। पीपल वर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स ओपनली। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जनरल्स के ग्रुप्स हैं, हमारे अफसरों के ग्रुप्स हैं, उनमें आप देखें बुरी तरह से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलता है। तो पॉलिटिसाइजेशन तो मेरे ख्याल में हुआ है। अब आप देखिए ना, चीफ्स जो हैं यूनिफॉर्म में बाहर जा रहे हैं और इन साधु संतों की दीक्षा ले रहे हैं और उनके कदमों में झुक रहे हैं। तो अगर आपने उनमें जाना, मेरा रिलीजियस फेथ मेरा है, आपका रिलीजियस फेथ आपका है। इट इज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एज एन इंडिविजुअल एंड प्राइवेटली। फौज में एक कम्युनिटी होती है। गुरुद्वारे में कोई फंक्शन होगा तो मैं सिख नहीं हूँ, पर मैं जाऊँगा क्योंकि मैं शायद उस जगह का सीओ हूँ। मस्जिद में कुछ होगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि हालांकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, पर क्योंकि ये एक कम्युनिटी है, हमारे ट्रुप्स का एक बॉन्डिंग है जिसके तहत मैं जाऊंगा। परंतु मैं उस चीज़ को सिविल एरिया में जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहनी हुई है मैंने, सिर पे मैं कुछ तरह की चुन्नी या जो कुछ भी ये देते हैं वो रुमाल बांध लेंगे, भगवा रुमाल, हाँ, वो करने, वो दैट इम्प्लाइज के पॉलिटिसाइजेशन और रिलीजियस बिगोटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मेरा ये सोचना है कि अगर सीनियर लीडर्स फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के इसमें इंडल्ज करते हैं तो जूनियर लीडर्स को में और एनकरेजमेंट होती है, वो लोग और इसमें कल्चर बदल जाता है। आपको लगता है धीरे धीरे बदल जाएगा? क्योंकि अब तक बड़ा फख्र हम किया करते थे कि कुछ भी हो इस देश में। शायद 8-10 साल एडिक्वेट नहीं है पूरा कल्चर बदलने को, परंतु अगर ऐसा चलता रहा तो कल्चर बदल जाएगा। क्योंकि बड़ा फख्र हम किया करते थे कि कुछ भी हो हमारे देश में, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली बात तो ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर काम करते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हमेशा सेक्युलर कहा गया कि ठीक है उनके अपने धर्म होते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि देखिए धर्म और जातियों के आधार पर भी हमारे यहाँ पूरी की पूरी बटालियन बनी हुई हैं, तो हम कैसे फिर अपने को सेक्युलर कह सकते हैं। लेकिन मैं इस सवाल पर बाद में आऊँगी। जब बागेश्वर धाम जैसे लोग जो खुलेआम मार्च कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में और कहते हैं कि हम इस देश को एक हिंदू देश बनाना चाहते हैं, भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जिनका काम है भारत के संविधान की रक्षा करना और उनकी अकेली जवाबदेही भारत के संविधान के प्रति है, सरकार के प्रति भी नहीं है। हालांकि सरकार के मातहत वो काम करते हैं। जिस संविधान की अवमानना इस तरह के धर्म गुरु कर रहे हैं, ये 420 लोग जो कि धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म का कारोबार करते हैं, और फिर हमारे लोग यूनिफॉर्म में आके और जो आप कह रहे हैं कि एक भगवा स्कार्फ पहन के जब पब्लिक नहीं नजर आते हैं, तो किस तरह का मैसेज जाता है बाहर? बहुत गलत है। और जिनका आपने नाम लिया, मेरे ख्याल में तो वो एक इलिटरेट बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, जो पता नहीं कैसे प्रॉप्ड अप हो गया। और ऐसे कई गुरु रिसेंट टाइम्स में प्रॉप्ड अप, पूरा एक बाजार खड़ा हो गया है इन लोगों का, पूरी एक कम्युनिटी खड़ी हो गई है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा फौज के लोगों के लिए भी, और फौज का जो रिस्पेक्ट होता है सिविलियन के दिमाग में, उसके में भी उसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस
होता है, ये नहीं होना चाहिए। बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं तो कश्मीर और मणिपुर की बात भी की जाए। मणिपुर में आप ख़ास दिलचस्पी लेते हैं और मणिपुर शायद एक ऐसा राज्य है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं और वहाँ किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट इसको समझने में दिलचस्पी हमारे मुख्यधारा की मीडिया को भी कम है और हमारे प्रधानमंत्री दूर दराज के इलाकों में होके आ जाते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं जा पाते, मणिपुर। क्यों नहीं जाते वो मणिपुर? अब ये बड़ा एक सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पॉइंट ये है, मैं आपकी जो एंगस्ट आपके क्वेश्चन में है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। उनको जाना चाहिए, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। अब आप देखिए ना, 3 साल हो गए, 3 साल से ये चल रही है और जो पार्टीशन के समय में हुआ था उससे भी बदतर हाल हैं वहाँ पर। बैरिकेड्स हैं, मैतीज़ कुकी एरिया में नहीं जा सकते, कुकीज़ मैती एरिया में नहीं। कुकीज़ जो चूड़ा चांदपुर वगैरह के हैं वो आकर इम्फाल से हवाई जहाज़ नहीं पकड़ सकते। दे हैव टू ट्रैवल 12 आवर्स 13 आवर्स टू आइजल टू कैच एन एयरक्राफ्ट, या बस से लेके वहाँ से जाएंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों होने दी गई? एक सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा लिमिटेड था, उसका स्कोप। उसमें ये कहा था कि इनका जो रिक्वेस्ट है टू बी डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स शुड बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। पहली चीज़ तो ऐसा ऑर्डर आना नहीं चाहिए था, बिकॉज अगर गवर्नमेंट उनको एक्सप्लेन करती कि इनका 2 बारी पहले, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे भी एग्जैक्टली डेट्स नहीं याद हैं, 82 में और शायद 2001 में 2 बारी इनके क्लेम्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजेक्ट हो गए। इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थिंक प्लानिंग कमीशन या किसी से, और इनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट ने, वो भी मैती ही चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उसको। तो अगर गवर्नमेंट उनको एक्सप्लेन करती कोर्ट को कि इनका पहले से ही और शेड्यूल ट्राइब को डिफ़ाइन करने के लिए सरकार ने पुराने ज़माने में कई कमेटीज़ गठित की हैं। एक लोकुर कमेटी है, एक भूरिया कमेटी है, खाका कमेटी, ऐसे करके 2-3 कमेटी जिसमें उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं कि शेड्यूल ट्राइब डेजिग्नेट करने के लिए ये फीचर्स होने चाहिए। तो यानी उस चीज़ को भी सुलझा नहीं पाई है सरकार, और दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में देख रही थी जिसमें लोगों को 3 साल गुजर चुके हैं रिलीफ कैंप, या इसको रेफ्यूजी कैंप भी कह सकते हैं, अपने ही देश में, अपने ही लोग, अपने ही राज्य में रिलीफ कैंप्स में या रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, और वहीं पर उनकी वही ज़िंदगी का वही हाल है। पूरा देश भूल चुका है, बुरा हाल है। प्रधानमंत्री तो भूल ही चुके हैं मणिपुर को, पूरा देश मणिपुर को भूल चुका है। देखिए ना, आप अगर 200 से ज़्यादा लोग मर गए, कितने रेप्स हुए, आप उनको जब तक क्लोजर नहीं लाएंगे, जब तक इन लोगों के परपेट्रेटर्स को सज़ा नहीं दी जाएगी। जो गीता मित्तल कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, पर उस पर ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो पब्लिक के दिमाग में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नहीं आ सकता पब्लिक के दिमाग में कॉन्फिडेंस, और वो चलते रहें। और आप उनको नेगोशिएट तो कराइए, बातें तो करिए उनसे। आप जो क्या ज़रूरत है कि मतलब दोनों को साथ बिठाकर दोनों समुदायों की जो नेता हैं उनको बिठाया जाए, और क्या किया जाए? और उनको बिठा के बात करें, एक न्यूट्रल लोग साथ में हों। जैसे कुछ समय पहले तक तो नागाज वर अ न्यूट्रल कम्युनिटी, पर अभी कुछ नागाज भी इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आई थिंक वो नहीं है। और वहाँ की कम्युनिटी ऐसी है जो कि गांव बूढ़ों की बात बहुत सुनते हैं, जो विलेज हेड उधर गांव बूढ़ा बोलते हैं। विलेज हेड्स को अगर उनको एक पकड़ के उनको समझाया जाए कि इस चीज़ के क्या नुकसान, या आपके जैसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिन्होंने पूरी एक ज़िंदगी गुजारी है, एक उम्र गुजार दी है। मैं तो चलिए 1-2-3 साल निकाल के मणिपुर में आया, पर वहाँ के खुद के 2-3 लोकल लोग, 2-3 जनरल्स हैं। अच्छा, जो मणिपुरी ओरिजिन के जनरल्स हैं, उनको इन्वॉल्व। एक असम राइफल के दूसरे जनरल साहब हैं रिटायर्ड, जिनको बहुत नॉलेज है इन सब के बारे में,
उनको इन्वॉल्व करें, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। उन्होंने असम राइफल्स ने के में काफ़ी ज़िंदगी बिताई हुई है। लोकल मैतीज़ और कुकीज़ के आर्मी ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने वहाँ ज़िंदगी बिताई हुई है। उनको सिर्फ एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट को कंसिडर करने से चीज़ें रिजॉल्व नहीं होनी। साथ में अब आप देखिए ना 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 75 लोग इंजर्ड हैं, कोई उनके किसी के ऊपर केस नहीं है। जो रेप हुआ कुकी लेडीज़ का, उनके वीडियो जिसने निकाल दिया उसके ऊपर तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसको ढूंढ रहे हैं, पर जिन्होंने परपेट्रेट किया उसके ऊपर कोई केस नहीं है। तो खुलेआम नाइंसाफी है। और दूसरी चीज, पता नहीं कितने हजार, में ख्याल में 6-7 हजार वेपन्स लूटे गए। वो वेपन सोसाइटी में हैं। द सोसाइटी इज आर्म्ड टू द टीथ एज दे से इट। एंड आपने क्या किया है कि हिल एरियाज जो कि कुकीज़ और नागाज रहते हैं, उनमें आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया हुआ है। जो वैली एरियाज जो कि मैती डोमिनेटेड है, उसमें पहले अभी तो कुछ एक आधे पुलिस थानों को और शामिल किया है, उनमें आफ्पा नहीं है। मोस्ट ऑफ द वेपन्स आर विद दीज मैती पीपल। अच्छा। और इनकी जो अरम्बाई टेंगोल जो कि कहते हैं कि एक राज्यसभा के एमपी साहब हैं, उनके द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। मिस्टर बीरेन का जो है इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है इसमें परपेट्रेट करने में। उनकी जो वॉइस जो सैंपल है, एक किसी हैदराबाद के लीक भी हुआ था। उन्होंने कहा, जो एक लेडी डीएसपी थी, आई थिंक वृंदा नाम था उसका, उसने कहा कि इन्होंने ड्रग जो लॉर्ड को छुड़वाया मेरे से। तो कई लेयर्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की। बिल्कुल। उन लेयर्स को जब तक कोई डीपली रिसर्च डीपली इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक सबसे बड़ा जरूरी है सोसाइटी को डिसआर्म करना। नंबर 2, जो लोग ये हैं विक्टिम्स हैं, उनको क्लोजर दिलाना। तीसरा जो इशू है वो हिल एरियाज में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्रिएट करना। वहाँ पर कहते हैं ड्रग्स का है। चुड़ाचांदपुर हैज़ द dubious distinction of being the जी, और कहा था खेती की जाती है वहाँ पर, और खेती ही तमाम मसले की जड़ है। हाँ जी, जी हाँ। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। ड्रग ग्रोअर जो है, गांजे के ग्रो करने वाले वो होंगे, बट ड्रग लॉर्ड्स तो सारे वैली में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पे एक अलग से पॉडकास्ट करने की, एक कार्यक्रम करने की ज़रूरत है कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे CAPF को लेकर, CAPF एक्ट को लेकर। आप खासकर इसमें आपने दिलचस्पी ली है और आप समझते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके हिसाब से इस एक्ट को आप विवादित भी रहा है, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये CAPF एक्ट जो है, CAPF जो 5 BSF, CRP, ITBP, SSB, CSF, इनके 13-14 हज़ार का जो काडर है, और इस काडर के थ्रू जो 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रूप्स कमांड करते हैं, उनकी एस्पिरेशंस पे ये एक कुठाराघात है। और ये एक्ट डायरेक्टली ओवर रूल करता है सुप्रीम कोर्ट के एक वेल कंसिडर्ड ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन बलों में IG के लेवल तक सभी व्यक्ति इसी काडर के होने चाहिए। ये पहले हमारे यहाँ रूल्स हैं जिनमें IG तक और उसके ऊपर IPS ऑफिसर्स आते हैं, पर इस कोर्ट के ऑर्डर, जो कि एक लंबी हिस्ट्री है, जिसमें 2009 में इन्होंने एक नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के ऑर्डर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जिन सर्विसेज में एक्यूट स्टैग्नेशन है वैकेंसीज की वजह से, उनको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाए। और उसमें ये कहा गया था कि उसमें जॉइंट सेक्रेटरी यानी IG लेवल तक
सारी पोस्टें उस काडर के अधिकारियों द्वारा भरी। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। सरकार की अपील भी रिजेक्ट हो गई थी इसमें, और एक लंबा लीगल बैटल चला 14 साल का, जिसमें जिन आर्गुमेंट्स को लेकर ये एक्ट बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी तो है ही नहीं इसमें इशू, इन्होंने कहा कि आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विस है, इसलिए इसका होना ज़रूरी है, इंटेलिजेंस है, कोऑर्डिनेशन है। इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था, और उसके बाद ये फैसला, एक वेल कंसिडर्ड फैसला दिया, इसको ओवर रूल किया है। और इसमें इन्होंने सभी फोर्सेस को कंबाइन करके एक एक्ट बना दिया जिसमें स्टेटस को रिस्टोर कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपसेट किया था जी। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। फर्स्टली बिकॉज इट overrules the Supreme Court order without addressing the causes, जो कि लीगल लैंग्वेज में वो कहते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज अगर हमारे CAPF काडर के लोग जाएंगे जी, तो मैंने ग्राउंड से काम किया है, मुझे मेरी BSF की इथॉस, ऑपरेशनल फिलोसफी और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का अच्छी नॉलेज है, ना कि एक IPS ऑफिसर जो सीधा ऊपर की पोजीशन पर आकर बैठ जाता है। उसको आज केरला से आ रहा है, वो केरला पुलिस बनाना चाहेगा, कल वो राजस्थान से आता है तो वो चाहता है कि हमारी फोर्स में राजस्थान पुलिस की इथॉस हो जाए। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ है। मुझे लगता है कि इस बारे में और ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है, जितनी एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव सूद साहब कचर्चा में भाग लेने के लिए, और कई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है ऐसे नाजुक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जिस पर बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत के हर तरह के हित के लिए। और राष्ट्रीय हित क्या होता है? आम लोगों का हित ही तो राष्ट्रीय हित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।